Hello everyone. Let us start another topic of class 6 NCERT Maths. This is ratio and proportion. This is an introductive part together with some examples of this chapter. Let's start the video. So, in our daily life, many times we compare the two quantities, but the two quantities should be of same type. For example, if I take Avni and Sherry, two girls and boys. So Avni and Sherry collected the flowers for the scrapbook. Okay, so what Avni did? Avni has collected 30 flowers and Sherry has collected 45 flowers. So, how to compare that who has collected more flowers or the less flowers? We can see Avni has collected 30 flowers while Sherry has collected 45 flowers. Now, to see who has collected more flowers, we'll take the difference. 45 minus 30. हम क्या करेंगे? 45 और 30 का डिफरेंस लेंगे. इसका डिफरेंस कितना आ गया है? 15. So from here हमारा ये कंक्लूजन बनता है कि शेरी ने ज्यादा फ्लावर्स कलेक्ट किए than अवनी. Or we can say Avni has collected less flowers than Sherry. क्योंकि अवनी के नंबर ऑफ फ्लावर्स तो हम गिन सकते हैं 30 हैं और शेरी के कितने हैं 45 हैं. तो शेरी के हैं 45, अवनी के हैं 30. By seeing the number also we can say कि 30 number is less than the 45. तो अवनी हैज कलेक्टेड लेस फ्लावर्स बट बाय हाउ मच हमको नंबर पता करना है कितने कम फ्लावर्स कलेक्ट किए होंगे. सो विल टेक द डिफरेंस 15 फ्लावर्स. सो बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हु हैज कलेक्टेड लेस फ्लावर्स और द मोर फ्लावर्स. सेम वे अगर हमें हाइट कंपेयर करनी टू स्टूडेंट्स की, let one boy is A and another boy is as B. So suppose I have taken here the example, height of Rahim is 150 centimeter and that of Avni is 140 centimeter. Then to see who is taller, by looking at the figure we can clarify that the boy under the figure A is taller than the boy B. But by how much? We have to take the difference. ये देखने के लिए कि बॉय ए बॉय बी से कितना हाइट में लंबा है, तो हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस लेंगे. 150 पहले बॉय की हाइट, 140 सेकेंड बॉय की हाइट, दोनों का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी ड्रॉ द कंक्लूजन. हमें पता चलता है कि हाइट ऑफ रहीम इज मोर देन द हाइट ऑफ अवनी. So this is one way of comparison by taking the difference. Okay. One thing also remind, हमने ये जो comparison किया, ये दोनों quantities कैसी थी? Same type. Means अगर हम height की बात करते हैं, suppose here, let me erase all these things. Suppose हम ये लेते हैं boy A. Okay. So boy A की height है आपके पास 150 सेंटीमीटर. ओके एंड बॉय बी की हाइट है 140 सेंटीमीटर. दोनों की यूनिट क्या हम ले रहे हैं? सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोथ द यूनिट्स आर सेम. देन ओनली इजीली हमने डिफरेंस लिया और बता दिया बाय व्हाट मेजर द देयर इज अ डिफरेंस इन देयर हाइट्स. बट अगर हम ये कहेंगे कि हमको वेट कंपेयर करना हो, ओके, वेट एक बॉय का ले लेते हैं वेट. सपोज कीजिए वेट ए हम लिख देते हैं, ए बॉय का ले लेते हैं 60 kg. ओके, और बॉय बी का हम ले लेते हैं हाइट. लेट मी राइट इट एज अ हाइट ऑफ बॉय बी. बॉय बी की हाइट हम वही ले लेते हैं जो हमारी क्वेश्चन में है 140 सेंटीमीटर. अब क्या हम इजीली डिफरेंस ले सकते हैं या इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बॉय का तो हम वेट देख रहे हैं जबकि दूसरे बॉय का हम हाइट देख रहे हैं. तो बाय लुकिंग एट दिस कि एक का हम वेट है देख रहे हैं, एक का हाइट देख रहे हैं, पहली बात तो क्वांटिटीज दोनों की सेम नहीं कंपेयर करने वाले. एक बॉय का वेट दूसरे बॉय की हाइट से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कंपेयर द वेट फ्रॉम द हाइट बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट ऑफ सेम काइंड. वैसे भी वेट अगर हम कंपेयर करते हैं तो वेट है केजी में, ओके, और हाइट कंपेयर करते हैं तो हाइट है सेंटीमीटर में. So one quantity is measured in kg,
and the other quantity is being measured in centimeter. The units are also different. One is in kg, another is in centimeter. So we can't compare the quantities of different kind. So what we should do? We have to compare the quantities of same kind. Now let's take few more examples. Now let's take another example. Here I have taken an example of finding the ratio of the length of the crocodile to the ratio of the length of lizard. So firstly you have to see either one is in 20 centimeter. Number 20 is greater than number 4. Here the lizard is of 20 centimeter and crocodile is of 4 centimeter. Not centimeter, this is in meter. Okay, so one is in centimeter, another is in meter. It's quite difficult to compare both the quantities. By looking at the figure we can say crocodile is taller, has the longer size than the lizard. But to show it mathematically, how to find out who is longer, we have to make the length of this crocodile is in centimeter. So 1 meter is equals to 100 centimeter. So we'll convert this meter as 100. 4 into 100. Okay. Let me write it nicely so that there would not be any problem. So 4 into 100, this length of crocodile will turn into the centimeter. 4 into 100 means 400. This has converted meter into now centimeter. 400 centimeter. So now we can easily compare crocodile length is 400 and lizard length is 20 centimeter. We'll take the difference and we'll check by how much length is the difference. Now, how to show the ratio? Ratio is generally shown by the symbol colon. Okay, what is it colon? Like this. If I say, let's take an example, length of crocodile has been converted into centimeter. हम इसको सेंटीमीटर में कर लिया. अब रेशो निकालना है हमें लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड. रेशो निकालने का प्रोसेस क्या है? हम जिसके बारे में बात करेंगे, अगर हम यहाँ कह रहे हैं रेशो ऑफ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की लेंथ की बात हमने पहले बोली. ठीक है, वी आर आस्किंग क्रोकोडाइल फर्स्ट, देन टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड. तो क्रोकोडाइल पहले, लिजर्ड आपका बाद में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. हम रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो क्रोकोडाइल की लेंथ क्या है हमारे पास? 400 है और लिजर्ड की लेंथ क्या थी? 20 थी. सिंप्लीफाई किया तो इसका सिंप्लीफाई करके क्रॉस कट 0 से 0 कटेगा, 2 से आपका ये कट जाएगा 4, तो बचेगा क्या? 20 और नीचे बचता है 1. 20 अपॉन 1 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 रेशो 1. रेशो का सिंबल है कॉलन. बाय वी शो द रेशो बाय द सिंबल कॉलन. Okay, this colon symbol is shown like this, 2 dots on the same line. Okay, this way. So this is the answer for the ratio of the length of crocodile to the length of lizard. But make this clear that अगर हम ये कहते हैं ratio of length of lizard to the length of crocodile, अभी lizard क्या पहले आ रहा है position. ठीक है, we are asking the length of lizard. ठीक है, placing this lizard first then the crocodile. तो रेशियो है, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाएंगे. लिजर्ड को हम रख लेंगे, अब लेंथ ऑफ लिजर्ड हम रख लेंगे न्यूमरेटर में और लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल हम रख लेंगे डिनोमिनेटर में. सो दिस इज हाउ वी डू. ओके, सो लेंथ ऑफ लिजर्ड अपॉन लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल. अभी क्योंकि लिजर्ड 20 था, ये आई हैव डन इट ऑलरेडी. 20 था, क्रोकोडाइल 400 था. सिंप्लीफाई किया, जो हमारा पहले केस में 20:1 आ रहा है वो दूसरे केस में 1:20 आ रहा है. So what we observe? We observe that the two ratio 1:20 or 20:1 are different from each other. The ratio 1:20 is the ratio of length of lizard to the length of the crocodile, whereas 20:1 is the ratio of the length of crocodile to the length of lizard. So be careful always when doing the sums. You see which number is asked first, which number is to be placed in the numerator and which should be placed in the denominator. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि रेशो इज अ कंपैरिजन. फर्स्ट थिंग, रेशो एक कंपैरिजन है, लेकिन हम इस कंपैरिजन को कैसे दिखाते हैं? वी शो दिस कंपैरिजन बाय डिवीजन. सो रेशो इज अ कंपैरिजन और कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम काइंड. सो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट. रेशो इज अ कंपैरिजन
ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, हम 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके, ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज. ओके, यानी कि 2 से ज्यादा क्वांटिटीज, अगर हम राम, सीता एंड सपोज करो लक्ष्मण, ये 3 पर्सन्स हैं, हम इनकी कुछ हाइट्स का, वेट्स का कुछ कंपैरिजन करें तो हम 3 क्वांटिटीज का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. So ratio is a comparison of 2 or more quantities and these quantities should be of same kind. ठीक है, हाइट करें, वेट करें. ओके, या कोई भी क्वांटिटी लेंगे, सो दोस क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड. एंड बाय व्हाट टाइप ऑफ, मतलब कैसे करेंगे हम रेशियो में, हम करेंगे डिवीजन. दिस 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय यूजिंग डिवीजन. डिवीजन मीन्स हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. ओके, by using division. Let me finish this definition. This is the definition. You can learn this. ठीक है. Now this is generally written as what? This is written as A ratio B, where A is the first quantity. A हमारी क्या है? First quantity है. मैं ऐसे लिख देती हूँ first quantity. और B हमारी second quantity है. ठीक है, और इस फर्स्ट क्वांटिटी ए को हम अनदर लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं, या तो फिर हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. इसको मैं लिख देती हूँ ए फॉर एंटीसीडेंट. इस ए का नाम क्या होता है? फर्स्ट क्वांटिटी को हम और क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट. और बी जो सेकेंड क्वांटिटी है, हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्वेंट. CONSEQUENT. ये हमारा कॉन्सिक्वेंट है. सो जैसे अगर हमने कंपेयर किया था लिजर्ड की हाइट, लेंथ और क्रोकोडाइल की लेंथ. ठीक है, तो लिजर्ड की लेंथ और क्रोकोडाइल की लेंथ दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था. क्रोकोडाइल था 400 सेंटीमीटर बन के आया था और लिजर्ड बन के आई थी आपकी 20, तो दिया ही हुआ था 20 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे ए क्या है? हमारा फर्स्ट क्वांटिटी, और बी क्या है? हमारा 20, जो कि है सेकेंड क्वांटिटी. इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारा आंसर आया था 20:1. 20 is the first quantity known as antecedent, 1 is the second quantity known as the consequent. This is how we do. And also remember that ratio has no unit. Unit मतलब, क्योंकि आप देख सकते हो ये सेंटीमीटर ऊपर भी, सेंटीमीटर नीचे भी कट कटा के रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. तो रेशियो हैज नो यूनिट. हम इसको ये नहीं कहेंगे सेंटीमीटर में आंसर या मीटर में आंसर. सो रेशियो हैज नो यूनिट. Now let us discuss few more things related to ratio. A ratio is a fraction. I told you it has been written in the form of numerator and denominator. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4:7. ठीक है, 4:7 तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस इट इज अ फ्रैक्शन, तो हम जो सेकेंड नंबर है हमारा 7 वो डिनोमिनेटर में जाएगा और 4 जाएगा न्यूमिरेटर में. सो व्हाट डज इट स्टेटमेंट सेइंग? अ रेशियो इज अ फ्रैक्शन, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड, या तो हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें. पर कैसे? बाय द सेम नंबर, एनी सेम नॉन जीरो नंबर. सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. आई हैव टेकन 4/7. सो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये जो है हमारा रेशियो 4:7, अगर इसमें हम सेम नंबर 3 से न्यूमिरेटर में और 7 जो डिनोमिनेटर में है इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा बन जाएगा 12/21. तो ये जो रेशियो है, अगर हमारा जो नंबर बना है, फ्रैक्शन नंबर आप देख रहे हो 12/21, ये आपका क्या रेशियो शो कर रहा है? ये रेशियो 4:7 ही शो करेगा, क्योंकि आप इसको क्रॉस कट करोगे तो ये आपका रहेगा 4:7. So a ratio is a fraction and it will remain unchanged if it is multiplied or divided by. मान लीजिए हम कोई रेशियो लेते हैं आपका, जैसे हम कोई लेते हैं 12:20. 12:20 लेते हैं. ये 12 है और ये 12 जाएगा न्यूमिरेटर में, 20 जाएगा डिनोमिनेटर में. इसको हम डिवाइड कर दें किसी कॉमन नंबर से. कौन सा कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? दैट विल बी 4. 12 को हम 4 से सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 4 से, और 20 को भी डिवाइड करेंगे 4 से. तो जब हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से तो क्या मिलेगा? 3. और जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या मिलेगा? 5.
सो ये जो रेशो है 12:20, ये किसके बराबर है? 3:5 के। सो 12:20 इज सेम एज 3:5। तो देखा, हम किसी भी रेशो में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इट विल रिमेन सेम, उसके रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 12:20 इज सेम एज योर रेशो 3:5. Okay, let me finish this. Okay, so this is the first point. What is the second point saying here? To compare the ratio, we have to convert them into equivalent fraction. हम कोई भी रेशो को कंपेयर करेंगे तो हमें उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इजीली कंपेयर कर पाएंगे। जैसे आप फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करते हो वैसे रेशो का कंपैरिजन। सपोज कीजिए मैं एक लेती हूँ 3/5, 3:5 को लिख दिया 3/5, और दूसरा कोई भी हम एक रेशो लेते हैं 2:3, तो 2:3 को हम लिख देते हैं 2/3। इन दोनों में आप देखोगे दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको क्या बना लें? लाइक फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक या इक्विवेलेंट दोनों लिख देती हूँ मैं, इसको मैं ब्रैकेट में शॉर्ट नेम लिखा इक्विवेलेंट। तो लाइक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/5 है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें 15 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया। मैंने अभी आपको बताया रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आता अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से या डिवाइड कर दें। तो 3:5 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा? 9/15। ठीक है, और हमारे पास सेकेंड नंबर कौन सा है? 2:3। हमको इससे कंपेयर करना है 2:3 से। 2:3 में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 5 को और 2 में मल्टीप्लाई कर दें 5 को, तो डिनोमिनेटर दोनों रेशो के सेम हो जाते हैं। 3:5 का जो डिनोमिनेटर 5 है और 2:3 का जो डिनोमिनेटर 3 है, 5 बन गया हमारा 15 और 3 बन गया हमारा 15 सेकेंड रेशो का। 2:3 अब क्या बन गया आपका? 10/15। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो इजीली 9/15 और 10/15। Let me write it with another ink so that you can clear it. 9/15 हमारा पहला बना और दूसरा रेशो हमारा बन जाता है 10/15। तो 9/15 स्मॉल हो गया हमारा 10/15 से। सो इन दिस वे हमने जो दो रेशो था 3:5 और 2:3, इसको बना लिया लाइक फ्रैक्शन या लाइक या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने कंपेयर कर लिया विच इज ग्रेटर। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। अ रेशो A:3, दिस इज इन द लोवेस्ट ऑर्डर सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम जितने भी रेशो पढ़ते हैं ये सारे रेशो हमारे कैसे होते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हम इसको करते हैं। जैसे अगर हमने कोई रेशो लिया 15:35, ठीक है, 15:35 है, इसको हम और जनरल कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस कट करेंगे। अगर आपको क्रॉस कट में प्रॉब्लम है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 15 को कैसे लिख सकते हो? 3 5 15 और 35 को कैसे लिख सकते हो आप? 5 7 35। सेम नंबर कौन सा है इसमें? सेम नंबर 5 और 5 क्रॉस कट किया तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया? 3/7। तो किसी भी रेशो का सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे मिलेगा? हम उसके या तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेके क्रॉस कट कर दें या इफ यू नो द टेबल इजली आप डायरेक्ट क्रॉस कट करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। सो अ रेशियो इज ऑलवेज shown या represented in the form of its simplified form. Now let's take few more things related to this chapter. Now let us take another situation. अभी तक तो हम रेशो का हमने देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बना के कंपेयर भी कर लेते हैं। बट सपोज एक प्रॉब्लम अराइज है अमंग टू पर्सन, देयर इज रवि एंड रानी। और रवि और रानी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया, कुछ मनी बिजनेस में लगाया। किस रेशो पे लगाया? 2:3 रेशो में। यानी कि कुछ पार्ट रवि दे देते हैं, कुछ पार्ट रानी देती हैं और इन्होंने टोटल अमाउंट जो भी बन के आया बिजनेस का आफ्टर 1 ईयर, कितना प्रॉफिट बन के आया? 4 लाख। जब प्रॉफिट बन के आया 4 लाख तो रवि कहता है कि हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर ले, 4 लाख को हाफ हाफ कर लेते हैं और इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। बट रानी सेड आई शुड गेट मोर एज आई हैव इन्वेस्टेड मोर। उसने कहा मैंने ज्यादा मनी लगाया सो आई विल टेक द मोर मनी।
सो इन दोनों जो आपने देखा जो रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने लगाया था मनी 2:3 में, तो उससे ये डिसाइड हुआ कि उससे ये समझ में आया कि जो आपने देखा रवि ने लगाया 2 पार्ट्स और जो है रानी उसने लगाया 3 पार्ट्स। सो इन द रेशो ऑफ 2:3 यहां से ये समझ में आता है कि फर्स्ट पर्सन को कितना शेयर मिलना चाहिए। 2 पार्ट्स जो भी 4 lakhs है उसको इस तरह से डिवाइड करें कि 4 lakhs का 2 पार्ट्स ही उसको मिले और रानी को उसका 3 पार्ट्स में अमाउंट मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सम ऑफ दिस टर्म्स लेते हैं। सम ऑफ दिस टर्म्स क्या आएगा, मतलब कि जिसने अपना अपना शेयर लगाया, पहले ने लगाया 2 पार्ट, अगले ने लगाया 3 पार्ट, टोटल हम निकाल लेंगे दोनों का सम कितना होता है, 5 होता है। यानी कि यहां से ये पता चला है कि अगर दिस मीन्स दैट इफ द प्रॉफिट इज ₹5 देन रवि विल गेट 2 rupees and रानी विल गेट ₹3। और वी कैन से रवि विल गेट 2 पार्ट्स एंड रानी विल गेट 3 पार्ट्स। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा किस अमाउंट से दोनों को मनी शेयर करेगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज कीजिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि आई एम हैविंग 84 टॉफीज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरे पास 84 टॉफीज हैं। ठीक है, 84 टॉफीज टोटल टॉफीज हैं। टोटल टॉफी कितनी हो गई, 84। एंड देन आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन है और उनको हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:7 में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमने माना कि कुछ एक बच्चे को हम इस 84 का टॉफी का 5 पार्ट्स निकाल लेंगे और दूसरे बच्चे के लिए हम 84 टॉफीज में से 7 पार्ट्स निकाल लेंगे। तो पहले तो हम इन दोनों पार्ट्स का जो हमने डिसाइड किया 5:7 इसका सम ले लेंगे। सम ऑफ द पार्ट्स करेंगे 5 + 7, ये कितना आ जाएगा आपका 12। हमारे पास टोटल पार्ट्स हमने अपने डिसाइड कर लिए, 12 टोटल पार्ट्स हमको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड का शेयर हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट चाइल्ड के शेयर का हमारा प्रोसेस क्या जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड को हम जितना पार्ट दे रहे हैं, 5 पार्ट दे रहे हैं, कितने टोटल पार्ट्स बनते हैं, 12 बनते हैं। 5 + 7 को टोटल करके 12 बनते हैं। हमें किसको डिवाइड करना है, 84 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 84 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये इसका आंसर आ जाएगा 35। यानी कि पहले बच्चे के पास कितनी टॉफीज जाएंगी, 35 टॉफीज जाएंगी। और सेकंड चाइल्ड के पास या सेकंड बच्चे के पास कितनी टॉफीज जाएंगी, तो हम सेकंड स्टूडेंट का देखेंगे पार्ट कितना है, 7 पार्ट है। 7 पार्ट है, टोटल पार्ट्स कितना है हमारे पास, 12 पार्ट्स है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 84 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 49। सो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटीज है और हमको उसको किसी रेशो में डिवाइड करना है और रेशो में डिवाइड करके हम अलग अलग जाने कि किसके पास कितना शेयर जाएगा, ये भी हम थ्रू रेशो कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। Here I have taken some pencils here. Okay, some pencils are here. Total pencil, how many pencils are here? 12 pencils. Okay, this 12 pencils have been distributed among Tom and Max in the ratio 1:3. Okay, Tom will get the parts of this 12 parts में से 1 part हम देंगे Tom को और Max को देंगे 3 parts. सो ये तो पार्ट्स की बात हुई, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, रेशो पता चल रहा है कि 1:3 में 12 पेंसिल्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन टॉम के पास कितनी जाएंगी पेंसिल्स और मैक्स के पास कितनी जाएंगी पेंसिल्स, दिस हैज नो श्योरिटी। हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि टोटल पेंसिल 12 पेंसिल है, 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, टॉम के पास 1 पार्ट जाएगा, मैक्स के पास उस पेंसिल का 3 पार्ट्स जाएगा, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी। So let me show you by doing the distribution. Here again I have taken 12 pencils. 12 pencils को अब हम distribute करना शुरू करते हैं। हमारे पास रेशो क्या है, 1:3. ओके, सो पहले तो हम इन 12 पेंसिल में से 1 पेंसिल को हम निकाल लेते हैं। इनमें से हम 1 पेंसिल को निकाले और ये पेंसिल किसके पास जाएगी, टॉम के पास। तो 1 पेंसिल आई हैव केप्ट विथ टॉम। हो गया। अभी 1 पेंसिल तो हमारी चली गई, कितनी पेंसिल्स बच रही, आप इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 में से 1 पेंसिल गई, 11 बच रही। पर इन 11 पेंसिल्स में से अब 3 पेंसिल हम मैक्स को दे देंगे।
So I have given these 3 pencils to Max. अभी 3 पेंसिल्स देने के बाद हमारे पास कितनी पेंसिल बचती हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप देखिए 11 में से 3 गया तो आपके पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी? लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. 11 में से 3 पेंसिल्स गॉन, 8 पेंसिल्स हमारे पास बचती हैं. लेट मी डिलीट दिस क्योंकि अब इन पेंसिल्स का हमें कोई मतलब नहीं है. हमारे पास बचती हैं 8 पेंसिल्स. अभी 8 पेंसिल्स को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. इन 8 पेंसिल्स को हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि 12 पेंसिल्स हैं जिसमें से 1 पार्ट हमको टॉम को देना है, 3 पार्ट्स मैक्स को देना है. 1 पार्ट के हिसाब से टॉम को पहले तो 1 पेंसिल मिल गई और मैक्स को 3 पेंसिल मिल गई, लेकिन बाकी बचती हैं 8 पेंसिल्स. इन 8 पेंसिल्स में से फिर से हमें 1 पेंसिल देना है. किसको? टॉम को देना है. तो हमने टॉम को दी और बाकी जो पेंसिल्स बचेंगी, हम जब 1 पेंसिल दे देंगे तो 7 पेंसिल्स बचेंगी. नो दिस पेंसिल्स हैज बीन गॉन, इनका काम नहीं है. इनमें से हमारे पास कितनी पेंसिल्स बचती हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से अब 3 पेंसिल्स हमको दे देना है. किसको? मैक्स को दे देना है. तो हमने मैक्स को दे दी. अब ये हमारी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितनी बचेंगी? आपने देखा कि जब हमने 8 में से 1 पेंसिल इसको दे दी और मैक्स को दे दी तो 4 पेंसिल्स हमारे पास बचती हैं. अभी लास्ट जो 4 पेंसिल्स बचती हैं इनको हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है. किसके किसके बीच में? इन पेंसिल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मैक्स के, और फिर ये पेंसिल हम दे देंगे टॉम को. सो हम टॉम को ऊपर ले आते हैं. टॉम को ऊपर ले आते हैं और दिखाते हैं. टॉम हमारे पास ये आ गया. टॉम को कितनी पेंसिल्स मिल गई? 3 पेंसिल्स. 1 2 और 3 पेंसिल्स. और मैक्स को भी कितनी पेंसिल मिल जाएंगी? इसका भी टोटल कर लेते हैं. मैक्स को कितनी पेंसिल मिलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ से हमने देखा कि जब हमारे पास 12 पेंसिल्स थी, 1:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो वो पेंसिल्स को जब 1 बाय 1 करते गए तो नंबर ऑफ पेंसिल्स मैक्स के पास कितनी आती हैं? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल्स आती हैं और टॉम के पास आती हैं 3 पेंसिल्स. लेट मी शो यू द वर्किंग ऑफ दिस, कैसे ये हम ला सकते हैं. ओके, So, total pencils were 12, and the ratio in which the pencils were distributed, it was in the ratio of 1:3. Okay, what will be the sum of these ratio? 1 plus 3. To know the sum of the ratios, we got 1 plus 3 as 4. Now we'll find Tom's share. Tom has got 1 part out of total 4, and how many pencils to be distributed? 12 pencils. We'll multiply with 12. So 1 upon 4 into 12, cross cut it 3 times. It will give you 3 pencils. So Tom has 3 pencils. Now, how to find out the pencils which Max got? The max share will be 3 parts. 3 parts of the total 4 into 12 pencils to be distributed. 4 3s are 12. That means 9 pencils. In this way, we have done Tom share. How much Tom has got? 3 pencils. And also we have calculated Max share. How many pencils Max has got? Max got 9 pencils and the total pencils were 12. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel, and do comment also. Your comments always keep inspiring me.